हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना अपने कि पोषण और पोषण के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लेसन आपका चला है जय प्रक्रम है, तो हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा उस टॉपिक को हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी पिछला टॉपिक हमने कवर किया हुआ है पोषण और पोषण के चरण। और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए, वो टॉपिक रहेगा कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं और भोजन का पाचन किस तरह होता है। यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और कॉपी और पेन अगर आपके पास अभी नहीं है तो उसको लेके आ जाइए और अपने नोट्स जो हैं वो कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो उसका रिवीजन आपको आसान रहेगा। कभी भी आप उसको उठा करके अपना याद कर सकते हैं। और फिलहाल नोट्स अगर बनाने हैं तो आप वीडियो को पास करके इससे नोट्स भी अपने तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि जो पाचन होता है हमारे शरीर में, किस भोजन का पाचन जो होता है हमारे शरीर में वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप भी जानते होंगे कि भोजन जो उसका पाचन होता है वो सबसे पहले हमारे मुख गुहा से स्टार्ट होता है, यानी मुख से ही स्टार्ट होता है। यानी कि भोजन जब भी हम करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मुख में आता है भोजन, और उसके बाद में ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन मुख में आया, और मुख में क्या होता है कि जो दांत होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद जो मुख में लार होती है, जीभ होती है, जीभ के द्वारा भोजन को मुख में, पूरे मुख में घुमा दिया जाता है, और जो लार होता है, स्लाइवा होता है, वो पूरे उस भोजन में मिल जाता है, जिससे एक भोजन जो है, आपका भोजन का टुकड़ा जो है वो लुगदी के रूप में बन जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे कि उसको हम आसानी से ग्रास नली से आमाशय में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो जीभ जो है क्या करती है, भोजन को अच्छी तरह चबाने के लिए मुख गुहा में इधर उधर गति करती है, और भोजन में लार को अच्छी तरह मिलाने में सहायक होती है। ये कार्य किसका रहता है, जीभ का रहता है मुख गुहा में। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। दूसरी चीज हम यहाँ पे जानेंगे कि जीभ जो होती है, जीभ में देखिए 3 प्रकार के पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं जीभ में बटी होती है, कि उसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जीभ में। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है उसका नहीं, अगला सिरा जो होता है जीभ का, तो अगले सिरे में जीभ में क्या रहता है, यानी हम यहाँ पे बात करें तो जीभ का जो होता है अगला सिरा, ठीक है, अगला सिरा जो रहेगा उसमें हम क्या जानेंगे, उससे मीठा स्वाद जो है हम जान सकते हैं। ये जीभ का अगला भाग है, उस पर हम मीठा स्वाद जानते हैं। ठीक है, और जो पिछला होता है, जो जीभ का पिछला भाग होता है, ठीक है, इस पिछले भाग से हम जानते हैं, क्या जानेंगे, कड़वा स्वाद। कौन सा स्वाद जानेंगे पिछले से, कड़वा स्वाद जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने मिर्च खाई होगी तो आपने देखा होगा बिल्कुल लास्ट में जीभ के पिछले हिस्से में एक बहुत सा तीखापन लगता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से पिछले भाग में कड़वा जो है स्वाद आप जानते हैं। और जो पार्श्व भाग होता है, यानी बीच का भाग हम कह सकते हैं, यानी पार्श्व भाग। ठीक है, पार्श्व भाग में क्या होता है, यहाँ पर हम नमकीन स्वाद का जो है पता लगा सकते हैं। नमकीन हो गया, और खट्टेपन का स्वाद भी हम यहीं से पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों में जीभ जो होती है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अगले में मीठा, पिछले में कड़वा, और बीच में नमकीन। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपके OMR बेस्ड जो आपकी परीक्षा होनी है 2024 में, वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको अलग से आप नोट्स बना लीजिएगा, वहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, चलिए अगला हम पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट यहीं पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि दांतों का कार्य भी यहाँ पे देख लें। दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को काट कर चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, इस यांत्रिक क्रिया से रासायनिक पाचन जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि बड़ा टुकड़ा रोटी का हम खाएंगे तो वो आसानी से हम निगल नहीं सकते उसको। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब बट जाता है तो उसको आसानी से हम निगल सकते हैं। लार ग्रंथियों का स्राव लार कहलाता है, यानी जो लार ग्रंथियां होती हैं उससे स्राव निकलता है, जिसको हम लार बोलते हैं। और लार में क्या रहता है, म्यूकस एवं एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन का जलीय मिश्रण होता है।
ठीक है। लार भोजन को चिकना बनाकर उसके निगलने में सहायक होती है और यह भोजन को नम व मुलायम बनाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मुख गुहा में इस प्रकार इतना ही कार्य होता है। इसके बाद में अगला जो भाग होता है हमारा ग्रसनी व ग्रसिका का रहता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर ग्रसनी व ग्रसिका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके बाद में मुख गुहा में भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद में वो हमारी ग्रासनली में आता है। ग्रासनली यानी ग्रसनी कीप के आकार की होती है। तो इसी में भोजन जो है यहाँ से नीचे जाता है। कहाँ जाएगा? वो सीधे आमाशय में चला जाएगा। तो मुख गुहा का पिछला भाग होता है, आगे मुख है और लास्ट में जो आप गर्दन के पास में देखेंगे तो वहाँ पर जो पिछला भाग होता है कीप के आकार का ग्रसनी में खुलता है, जो एक सिरे पर लंबी पेशीय ग्रसिका या खाद्य नली से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से पचा व नम व कोमल भोजन जीभ के पिछले सिरे की सहायता से निगला जाता है, यानी आप निगल लेते हैं उसको भोजन को। ठीक है, और भोजन को निगलते समय क्या रहता है, कार्टिलेज का एक कपाट ढक्कन की तरह वायुनाल के मुख को ढक देता है। आपने अंदर की तरफ देखा होगा गले में बहुत लास्ट में एक ढक्कन की तरह से संरचना लटकती हुई आपको दिखाई हुई। कभी बहुत बड़ा सा मुंह खोलिएगा और टार्च की सहायता से किसी को दिखवाइएगा तो वहाँ पे आपको हल्की सी एक संरचना जो है लटकती हुई दिखाई देगी ढक्कन की तरह। तो ये वायुनाल के मुख को ढक देती है। इसी कारण क्या होता है, भोजन के जो भोजन है इसके ऊपर से होता हुआ ईसोफेगस पे प्रवेश कर जाता है। कार्टिलेज का यह ढक्कन या फ्लेप या एपिग्लॉटिस जो कहलाता है, एपिग्लॉटिस के कारण ही बंद हो जाने के कारण जो होता है श्वास नली में भोजन नहीं जा पाता है। ठीक है, वरना क्या होता है कि श्वास नली में जाएगा तो कभी कभी आप देखिए भोजन करते हैं तो कभी बोल रहे होते हैं या कुछ भी हो जाता है तो एकदम से अचानक ही आपके नाक और मुंह में जो है एक बहुत तेज़ी से आपका जो खांसी है वो आने लगती है आपको, और यानी कि वो जो भोजन का टुकड़ा आप करते हैं वो श्वास नली में चला जाता है, जिससे कि बहुत तेज़ी से आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए जो है भोजन करते समय आपको बातें नहीं करना चाहिए और साधारण रूप से धीरे धीरे ही चबाकर खाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या है, भोजन को देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि खाना खाते समय चुप रहने की सलाह दी जाती है। श्वास नली भोजन के कणों के जाने से खांसी आती है या खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने जाना ग्रसनी व ग्रसिका में क्या रहता है। ठीक है, अगली हम बात करें, अगला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा आमाशय का। ठीक है, आमाशय क्या होता है? ठीक है, ये ग्रास नली के बाद में जो भोजन पहुंचेगा सीधे सीधे हमारे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय क्या होता है? आमाशय आहार नाल का क्या रहेगा, छोटा कर लेते हैं आपको ताकि दिखाई दे। आमाशय आहार नल का सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है। ठीक है, सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है जो कि अंग्रेजी के जे के आकार का उदर गुहा की बाईं ओर डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। किधर स्थित होगा? बाईं ओर स्थित होगा उदर गुहा में। ठीक है, डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। आमाशय की भित्ति मजबूत पेशियों से बनी होती है। इन्हीं पेशियों में संकुचन व शिथिलन से आमाशय में भोजन को मथा जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है? मथा जाता है भोजन को, और मथने से इस क्रिया में भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और लार से पहले ही गीला हुआ भोजन आमाशय में म्यूकस से मिलकर एक अर्ध ठोस पेस्ट के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो आमाशय में क्या क्या होगा? आमाशय में पहुंचने के बाद में भोजन जो है मथा जाता है। शिथिलन और संकुचन दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से श्रृंग और गर्त आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो आमाशय में पहले भोजन, ठीक है, तो इस तरह से मथा जाएगा दोनों तरफ से, एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से, यानी जैसे मथनी होती है तो उस तरह से भोजन जो है हमारे आमाशय में मथ जाता है, यानी और जो टुकड़े छोटे टुकड़ों के रूप में आया है भोजन वो और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, और लार या जो म्यूकस है उसके साथ मिल करके जो है अर्धठोस में और परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आमाशय की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। जठर ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, जठर, ठीक है, ग्रंथि सॉरी लिख नहीं पा रहा है, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जठर रस जो है, जठर रस को जो है ये ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। कौन स्रावित करता है? जठर
रस को कौन स्रावित करता है? जठर ग्रंथियां। ये कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, जो तो आपको बताना है। जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं और क्या स्रावित करती हैं? जठर ग्रंथियां जठर रस को स्रावित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जठर रस निम्न घटकों से मिलकर बना होता है। कौन से घटक होते हैं जो जठर रस बना होता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको कि हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। म्यूकस होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो कि पेप्सिन हम बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, कौन सा? प्रोटीन पाचक। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन नामक एंजाइम से होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन करने में कौन सा एंजाइम सहायक है, तो आप बताएंगे पेप्सिन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक इन चीज़ों को हमने यहाँ पर आमाशय में देखा कि क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किस में होगी? आमाशय में होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं छोटी आंत की। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर आमाशय के बाद में। तो छोटी आंत में क्या रहता है कि छोटी आंत या क्षुद्रांत्र हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत्र जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्या भाग है? छोटी आंत। ये संकरी पतली नली होने के कारण 5 से 6 मीटर लंबी होने पर भी इसे छोटी आंत कहा जाता है। कितनी इसकी लंबाई होगी? लगभग 5 से 6 मीटर होगी। ठीक है, फिर भी इसे छोटी आंत कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन छोटी आंत में ही पूर्ण होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में या यकृत में? तो इस तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अलग से बनाते हुए लिखिएगा। एक कॉपी पर आप अलग से क्वेश्चन नोट करिएगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बन रहा है किसी भी थ्योरी से, वो आप क्लियर करते हुए चलिएगा अपना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन जो है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब बात करें आगे कि उदर गुहा के छोटे स्थान में समायोजित होने के कारण यह अत्यधिक कुंडलित हो जाती है। ठीक है, यानी कुंडलित मतलब कैसे? इस तरह से कुंडलित के रूप में ऐसे बनी होती है, क्योंकि बहुत लंबी अगर होगी, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर हम इस खोल देते हैं पूरी, तो स्प्रिंग इस तरह से लंबी हो जाएगी। और कुंडलित रूप में छोटी बड़ी स्प्रिंग भी छोटे रूप में रखी जा सकती है। तो इस तरह से कुंडली के रूप में ये स्थित होती है। आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करने वाले आंशिक रूप से पचे भोजन की पीएच अम्लीय होती है। यानी आमाशय में जो भोजन पच करके आता है उसकी जो पीएच होती है वो अम्लीय होती है, यानी वो अम्लीय रहता है। आंत में प्रवेश करने पर इस पर 3 प्रकार के पाचक रसों की क्रिया होती है। यानी आंत में जब भोजन प्रवेश करेगा तो यहाँ पर 3 पाचक रस जो हैं वो भोजन में मिल जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 वो पाचक रस जो हैं वो भोजन में मिलेंगे? एक तो पित्त रस मिल जाएगा, दूसरा अग्नाशयी रस मिल जाएगा और तीसरा आंत्र रस मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 पाचक रस जो हैं वो आमाशय में आने पर भोजन में मिल जाते हैं। ठीक है, और आमाशय में ही क्या रहता है? सबसे पहले हम बात करें कि पित्त रस। ठीक है, तो पित्त रस क्या रहता है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? ठीक है, पित्त रस कहाँ बनता है? तो ये किस में बनेगा? आमाशय में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पित्त रस होता क्या है। पित्त रस से एक हरे पीले रंग का क्षारीय जलीय द्रव होता है, जिसका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, लेकिन मिलता कहाँ है भोजन में? ये आमाशय में मिलेगा। लेकिन बनता कहाँ है? ये यकृत में बनता है। यकृत उदर गुहा में दाईं ओर, ठीक है, डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। किसके नीचे? डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। लीवर द्वारा निर्मित पित्त की अतिरिक्त मात्रा किसमें इकट्ठा होती है? पित्ताशय में। यानी पित्त रस बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। एकत्रित कहाँ होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, तो पित्त रस एक नलिका के माध्यम से छोटी आंत के प्रथम भाग में पहुंचता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने पित्त रस के बारे में जाना। ठीक है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। और यह आंत में प्रविष्ट भोजन की अम्लीयता का उदासीनीकरण कर इसे क्षारीय बनाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? पित्त रस के क्या कार्य रहेंगे? तो यह आंत में जब प्रवेश करता है तो भोजन पर मिलता है, यानी भोजन में मिल जाता है आमाशय में, और उसकी अम्लीयता का उदासीनीकरण करके इसे क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है।
आंत में भोजन की पीएच क्षारीय होना एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि अग्नाशयी रस व आंत रस के एंजाइम केवल क्षारीय पीएच में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो आंत रस है, ठीक है, और अग्नाशयी रस है, ठीक है, तो वो केवल पीएच अगर क्षारीय है तभी वो कार्य करेंगे, अन्यथा वो कार्य नहीं करते हैं। इसलिए ही ये कार्य होता है, यानी पित्त रस में भोजन के साथ मिल करके उसकी अम्लता को नष्ट करके क्षारीय बना देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली बात करें कि पित्त रस का वसा का पारसीकरण करता है। क्या करता है? पारसीकरण करता है। पारसीकरण क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं कि पारसीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वसा की बड़ी बड़ी बूंदें बहुत छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं। ठीक है, और बड़ी बूंदों के छोटी बूंदों में परिवर्तन से एंजाइम क्रिया हेतु वसा का सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप वसा पर लाइपेज एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, यानी वसा की जो वसा यानी चिकनाई जो होती है, फैट होती है, वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ठीक, ये पारसीकरण क्रिया होती है। अब बात करते हैं हम अगले अपने भाग की, कि इस तरह से देख लेते हैं कि किसी भी पाचक एंजाइम के उपस्थित न होने पर भी पित्त रस जो है पाचन है तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर वहाँ पर कोई भी पाचक एंजाइम उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जैसे अग्नाशयी रस ना हो, ठीक है, तो तब भी क्या है, पित्त रस जो है या आंत रस ना हो तब भी पित्त रस जो है अपना काम करेगा, वो पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पित्त रस की रहती है भोजन को पचाने में। ठीक है, और अगले हम बात करते हैं, अगला जो हमारा रस बनता है वो है अग्नाशयी रस। ये कहाँ बनता है इसकी हम बात करेंगे। तो अग्नाशयी रस जो होता है वो भी पित्त रस के साथ ही सामान्य नलिका में छोटी आंत के प्रथम भाग यानी ग्रहणी में पहुंचता है। यह एक महत्वपूर्ण पाचक रस होता है। इसके अनेक एंजाइम होते हैं, इनमें प्रमुख हैं ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लापेज, अग्नाशयी एमाइलेज। ठीक है, तो ये पाचक रस और आपके तीन ये जो मुख्य रूप से हैं ये अग्नाशयी रस के ही पार्ट होते हैं, पाचक रस होते हैं। इसमें एंजाइम होते हैं, ये ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन को पचाने का काम करता है, जो प्रोटीन व पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है निम्न में से कौन सा है? ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन व पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? ठीक है, तो ट्रिप्सिन बदलता है। यह सभी अग्नाशयी एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन किस माध्यम में कार्य करेगा? अग्नाशयी जो एंजाइम होते हैं सारे, कोई भी हो, क्योंकि यह भी जो है अग्नाशयी रस से निकलने वाला एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, तो ये क्षारीय माध्यम में ही काम करता है। ठीक है, अगला जो एंजाइम है अग्नाशयी लाइपेज है। यह वसा का पाचन करने वाला प्रमुख एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वसा का पाचन करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो अग्नाशयी लाइपेज कह सकते हैं उसको, या लाइपेज कहा जा सकता है। यह एमएलसी-कृत वसा पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, अगला जो एंजाइम होता है वो अग्नाशयी एमाइलेज होता है। तो तीन प्रकार के आप याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। यह स्टार्च पर क्रिया करके उसे माल्टोज शर्करा में बदल देता है। कौन सा? एमाइलेज होता है। ठीक ना, अग्नाशयी एंजाइम को क्षारीय पीएच प्रदान करने के लिए आंत की दीवार भी बाइकार्बोनेट आयन को मुक्त करती है। ठीक है, और अगला जो है वो आंतरस होता है। ठीक है, आंतरस की बात करें तो छोटी आंत की भित्ति में भी अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। छोटी जो आंत होती है उसमें भी बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि रस का स्राव करती रहती हैं। ठीक है, और इसमें भी अनेक प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं आंत में। ठीक है, आंतरस के प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्टाइड यानी प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। जो आंतरस के एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है, आंतरी लाइपेज वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो लाइपेज वसा होती है उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो छोटी आंत के कार्य हैं इनको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में ये जब प्रोटीन और पाचक एंजाइमों की सब प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद में फिर अवशोषण आता है, यानी कि वो जो सरल जटिल अणु थे वो सरल अम्ल में
टूट जाते हैं और उसका अवशोषण कर लेता है शरीर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, तो उसी को हम अवशोषण कहेंगे। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण प्रमुखतः क्या छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है, क्योंकि यहीं पे सारे जो पाचक एंजाइम्स होते हैं सारे सब यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए छोटी आंत में ही पूरी जो अवशोषण की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। छोटी आंत भोजन के अवशोषण हो तो पूर्ण रूप से अनुकूलित होती है। जैसे छोटी आंत अत्यधिक लंबी भी होती है, यह पचे भोजन के अवशोषण के लिए पर्याप्त समय व स्थान भी उपलब्ध कराती है, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी आंत की, ठीक है। बड़ी आंत में क्या रहता है कि छोटी आंत का जब पिछला सिरा होता है, जो छोटी आंत है उसका जो पिछला सिरा रहेगा वो अपेक्षाकृत चौड़े भाग में खुलता है आकर के, ठीक है। तो चौड़े भाग में जब खुलता है आकर के, यहाँ पे जैसे फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, छोटी आंत है, ठीक है। ये छोटी आंत देखिए आ रही है, छोटी आंत आ रही है ना, ये इस तरह से छोटी आंत जा रही है और ये कहाँ, एक बड़े भाग में यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें खुली आकर के, ठीक है। यहाँ पर बड़े एक उसमें भाग में जो है खुल गई आकर के। तो जो चौड़े भाग में खुलेगी आकर के बड़े भाग में, तो ये इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहेंगे? बड़ी आंत कह लेंगे। इसमें किसी प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ नहीं होती हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 उपभाग होते हैं। 3 उपभाग कौन-कौन से होते हैं? पहला देखिए सीकम होता है, दूसरा कोलन होता है। ये सीकम देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सीकम लिखा हुआ है। दूसरा ये भाग कोलन होता है, ठीक है। और तीसरा भाग कौन सा होगा? ये मलाशय होगा, अपेंडिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपने देखा, मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप बड़ी आंत को देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी आंत का पहला भाग छोटी आंत में खुलता है। सीकम से ही वर्मीफर अपेंडिक्स जैसी जो संरचना है वो जुड़ी रहती है सीकम से। सीकम देखिए कहाँ पर है, ये देखिए इस तरह से संरचना अपेंडिक्स है जो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा भाग जो होता है वो कोलन होता है। यह आरोही, अनुप्रस्थ व अवरोही भागों में विभाजित बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। तो कोलन कौन सा है? कोलन देखिए ये कोलन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोलन होता है, ये सबसे बड़ा भाग कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो आता है मलाशय, यानी लास्ट हमने बताया था आपको, इसका तीसरा पार्ट जो होगा वो मलाशय होगा। यहाँ पर जो मल है वो एकत्र होता है, ठीक है। और यहाँ पर मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो मल द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, यानी यहीं से हम लोग मल त्याग करते हैं इसका, ठीक है। तो बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता बड़ी आंत में। यानी भोजन जो छोटी आंत में पचा वो रक्त में मिलकर के पूरे शरीर में चला गया छोटी आंत से। उसके बाद में यहाँ पर जो है बड़ी आंत में है, बड़ी आंत में जो बचा हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ था उसमें भी कुछ मात्रा जल की रह जाती है, ठीक है। तो पुनः उसका अवशोषण होता है, उसमें जो जल रहता है वो भी जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और शेष जो है मल जो है वो हम समय समय पर बाहर उसको निकालते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया किस में आएगी? ये बहिक्षेपण में चली जाएगी, यानी कि अपच पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मल का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा ही नियंत्रित होता है, जिसे ही हम बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में जो पाचन क्रिया है, ठीक है, वो इस तरह से संपन्न होती है, ठीक है। तो कहीं पर कोई डाउट रहता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको बताया है। बहुत चीज़ें यहाँ पर अभी आपको क्लियर नहीं होंगी, तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देख सकते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और कोई चीज़ अगर डाउट आपको रहता है, कोई चीज़ क्लियर आपको करनी है, तो आप कमेंट में जा करके कुछ कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, और उम्मीद करूँगा समय निकाल करके आपके कमेंट का मैं जवाब भी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपनी तैयारी जारी रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। हे कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।